हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छावड़ा आज लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का लेक्चर 3। तो आज हम बात करेंगे बस आर्किटेक्चर की, क्लासिफिकेशन ऑफ बस आर्किटेक्चर और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं बस आर्किटेक्चर के। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू हम पढ़ेंगे। प्रोसेसर मेमोरी स्पीड गैप के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। बस आर्किटेक्चर, the different functional modules must be connected in an organized manner to form an operational system. जितनी फंक्शनल मॉड्यूल, जितनी फंक्शनल यूनिट्स, जितनी फंक्शनल ब्लॉक्स हमारे सिस्टम में, ये कंप्यूटर सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइज मैनर में कंडक्ट करना होता है जिससे कि हम एक ऑपरेशनल सिस्टम बना सकें। सो द बस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ लाइन्स दैट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइसेस। A group of lines or a series of lines along which can be served as a connecting path for several devices is known as bus. The bus refers to a group of lines that serves as a connecting path for several devices. The simplest way to connect the functional unit is to use a single bus architecture. सबसे आसान तरीका जो होता है फंक्शनल यूनिट को कनेक्ट करने का और यूज़ करने का वो होता है सिंगल बस आर्किटेक्चर। ओनली वन डेटा ट्रांसफ़र इज़ अलाउड इन वन क्लॉक साइकिल। सिंगल बस आर्किटेक्चर जो होता है एक टाइप होता है हमारे बस आर्किटेक्चर का ही, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसमें हमारा एक क्लॉक साइकिल में एक ही डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर मल्टी बस आर्किटेक्चर पैरेललिज्म इन डेटा ट्रांसफ़र इज़ अलाउड। हम आगे इसके बाद मल्टी बस आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि पैरेललिज्म मतलब कि हम एक ही बार में हम डेटा ले भी सकते हैं, रिट्रीव करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस हमारा इनपुट दे सकता है, आउटपुट से हम आउटपुट ले सकते हैं। ये सब मल्टी पर्पज़ चीज़ें जो होंगी, जो भी वो सब हम मल्टी बस आर्किटेक्चर से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं पैरेललिज्म इन डेटा ट्रांसफ़र इज़ अलाउड। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये हमारी सिंगल बस आर्किटेक्चर में फॉलो नहीं करती हैं। सिस्टम लेवल सिंगल बस आर्किटेक्चर, ये एक बहुत सिंपल डायग्राम है सिंगल बस आर्किटेक्चर का। ये हमारी यहाँ पे देख सकते हैं, ये बस है जैसे हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में। अ ग्रुप ऑफ लाइंस डेट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग पाथ फॉर फंक्शनल मॉड्यूल्स, उसको हम बस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रुप ऑफ लाइन एक सिंगल लाइन ही मान लीजिए आप, तो ये एक बस है। इससे हमारा प्रोसेसर कनेक्टेड है, मेमोरी यूनिट कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइसेज है हमारे और इनपुट डिवाइसेज। तो अगर हमें अब एग्जांपल दे रखा है कि इफ़ मेमोरी वांट्स टू आउटपुट समथिंग देन प्रोसेसर वुड नॉट बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ सिंगल डेटा ट्रांसफर। इसका मतलब ये है अगर हमें मेमोरी से अगर हमें कुछ डेटा को लेके आउटपुट डिवाइसेस की मदद से आउटपुट कराना है, तो उस केस में अगर बाद में प्रोसेसर उसी टाइम पे चाहता है, मान लीजिए कि वो भी कुछ डेटा ले या कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करे, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो वो उस टाइम पे नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक काम करना चाहते हैं तो हम वही काम कर पाएंगे, दूसरा काम उसके साथ में हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है इफ़ मेमोरी वांट्स टू आउटपुट समथिंग देन प्रोसेसर वुड नॉट बी इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ सिंगल वर्ड डेटा ट्रांसफ़र। प्रोसेसर ही नहीं, यहाँ पे अगर मेमोरी आउटपुट डिवाइस की वजह से आउटपुट कराना चाहती है तो इनपुट डिवाइस का भी कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेमोरी और आउटपुट ही वर्क कर पाएंगे। ये हमारा सिस्टम लेवल 2 बस आर्किटेक्चर। इसमें आप देख सकते हैं पैरेललिज्म इन्वॉल्व है डेटा ट्रांसफ़र में। देखिए ये एक बस है और ये एक बस है, तो ये पैरेलल एक दूसरे के। ये एक तीसरी बस है जो कि यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइस से और इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड है। इसका हमारा यहाँ पे फ़ायदा हमें ये मिलता है सिंगल बस आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में कि हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी और ये IO प्रोसेसर जो है ये सब सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। कोई भी एक की फंक्शनिंग या वर्किंग जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर ये वर्क करना चाहता है तो पहले देखना पड़ेगा कि ये वर्क तो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको वर्क करना है तो ये भी करेगा, इसको करना है तो ये भी करेगा। तो हमारी सिस्टम लेवल 2 बस आर्किटेक्चर है। यहाँ पे हमारा ये प्रोसेसर कनेक्टेड है, एक बस से दे सकते हैं, प्रोसेसर डाटा ले भी सकता है, दे भी सकता है। मेमोरी में भी सेम है, ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये मेमोरी से डाटा हम ले भी सकते हैं, रीड करा सकते हैं और राइट भी करा सकते हैं। IO प्रोसेसर की मदद से हमारा ये हमारी ये वाली बस कनेक्टेड है जिससे कि हमारी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है और फिगर है जिससे आप समझ सकते हैं कि सिस्टम लेवल 2 बस आर्किटेक्चर की फंक्शनिंग कैसे होती है एक कंप्यूटर सिस्टम में। सिंगल बस आर्किटेक्चर इनसाइड द प्रोसेसर। अब हम बात करेंगे सिंगल बस आर्किटेक्चर जो है प्रोसेसर के अंदर कैसे फंक्शनिंग करता है।
अभी तक हमने जो आर्किटेक्चर्स की बात करी है वो सब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे जब हम प्रोसेसर के बाहर मतलब आउटसाइड द प्रोसेसर अगर हम डिस्कस करें उन चीज़ों को तब। लेकिन अगर हम कहें कि प्रोसेसर के अंदर भी बस है तो उस बस की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसा रोल प्ले करती है वो बस, सिंगल बस आर्किटेक्चर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है देयर इज़ अ सिंगल बस इनसाइड द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर हमारी एक सिंगल बस कनेक्टेड होती है। द ALU एंड द रजिस्टर्स आर ऑल कनेक्टेड बाय द सिंगल बस। जो भी प्रोसेसर के अंदर मान लीजिए हमारा कंट्रोल यूनिट ALU होता है तो वो जो है हमारे रजिस्टर्स के साथ सिंगल बस से कनेक्टेड होता है। द बस इज़ इंटरनल टू द प्रोसेसर एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द एक्सटर्नल बस दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि ये बस जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं ये प्रोसेसर के इंटरनल की हम बात कर रहे हैं, ना कि एक्सटर्नल, ना कि आउटसाइड में। एंड इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द एक्सटर्नल बस। जो एक्सटर्नल बस भी होती है उसके साथ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये सोच के कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस बस की जो प्रोसेसर के अंदर रोल प्ले करती है। दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। अ टिपिकल सिंगल बस प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज शोन। आगे हमें डायग्राम देखेंगे कि सिंगल बस आर्किटेक्चर जो है उसका डायग्राम होता है, कैसी फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं उसमें जो प्रोसेसर के अंदर वर्क करते हैं। तो द टू टेम्पररी रजिस्टर्स Y एंड Z आर ऑल्सो इंक्लूडेड। Y एंड Z हमारे दो टेम्पररी रजिस्टर्स है जो हमारे उस डायग्राम में आप देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है। Registers Y temporarily holds one of the operands of the ALU and registers Z temporarily holds one of the operands of the ALU। यहाँ पे रजिस्टर Y जो है ये हमारा एक ऑपरेंट्स मतलब जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए जो भी हमें ऑपरेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें से किसी एक ऑपरेंड को हमारा Y स्टोर करेगा। और Z जो है Z भी ऑपरेंड या फिर Z हमारे रिज़ल्ट जो होता है, मान लीजिए हमारा Y जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसका रिज़ल्ट कहा जाएगा तो Z जो है रिज़ल्ट को भी स्टोर करता है। द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स अ कांस्टेंट ऑपरेंड 4 ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है कि हमारा जो PC मतलब प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये जब जिस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है उसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये तुरंत नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उसके पॉइंट करने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारा कैसे हम फंक्शन करेंगे प्रोग्राम काउंटर वो भी देखेंगे अभी। तो आइए देखते हैं। तो ये है इंटरनल प्रोसेसर बस का एक डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये प्रोसेसर बस है, इससे हमारा PC प्रोग्राम काउंटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, Y जो टेम्पररी रजिस्टर है यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑपरेंड को स्टोर करेगा किसी एक ऑपरेंड को, ALU यूनिट है, Z जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा। और यहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे कनेक्टेड है प्रोसेसर के अंदर। हमारी IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, R0 R1 सो एंड R ये सारे हमारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर प्रोग्राम काउंटर की मदद से हमारा जो एड्रेस जो होगा वो पहले अगर इसमें जाता है प्रोसेसर बस से PC में, और फिर MAR में हमारा एड्रेस जाता है प्रोसेसर बस की मदद से। अब MAR में जो एड्रेस है हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, या हम सब जानते हैं MAR में वो एड्रेस बताता है जिसमें हमारा कोई डेटा स्टोर है। तो और MDR जो क्या करता है, MDR हमारा डेटा बताता है जो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर है। अब मल्टीप्लेक्सर का रोल यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा कांस्टेंट जो हमें 4 जो हमें ऐड कराना है जिससे कि हमारा PC जो है इंक्रीमेंट कर जाए, वो हमारा सिलेक्ट करने में मल्टीप्लेक्सर हमारी हेल्प करेगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को PC पॉइंट करने लगे तो वो कैसे पॉइंट करेगा, जब मल्टीप्लेक्सर जो होगा उस कांस्टेंट को सिलेक्ट करके PC में ऐड करेगा। उसके यहाँ पे हमारा मल्टीप्लेक्सर जो होता है एक टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि मदद करता है PC को इंक्रीमेंट करने में। ठीक, Y हम पहले ही बता चुके हैं कि एक टेम्पररी रजिस्टर है जो कि ऑपरेंड को स्टोर करेगा। ऑपरेंड जो होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बस से हमारा रिट्रीव करा सकता है Y से ऑपरेंड हमें मिल चुका है। एक ऑपरेंड हमारे मल्टीप्लेक्सर से मिल जाएगा जो सिलेक्ट करेगा जो इंस्ट्रक्शन को। वो दोनों ऑपरेंड्स हमारे जाएंगे ALU में। ALU में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारा इसको रिज़ल्ट जो होगा रिज़ल्ट हमारा स्टोर हो जाएगा वापस Z में, क्योंकि एक टेम्पररी रजिस्टर है जिसको हमने बनाया है रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए। Z वो उस रजिस्टर को स्टोर करने के बाद वापस उसे दे देगा प्रोसेसर के अंदर,
जिससे कि हम प्रोसेसर जिसने स्टार्टिंग में पहले पीसी को एड्रेस दिया था कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, उसका रिज़ल्ट वापस प्रोसेसर पे पहुंच चुका है। प्रोसेसर ऐसी फंक्शनिंग तभी करेगा जब पहले इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और कंट्रोल यूनिट की मदद से ऐसी कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे जो कि प्रोसेसर से कहेंगे कि भैया आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाइए हमें। इसलिए तभी पीसी में हमारा कोई एड्रेस पर्टिकुलर जाएगा प्रोसेसर बस से। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा इसे। इसमें जो जिन पार्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है वो एक मल्टीप्लेक्सर में होता है कि मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट कैसे करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है उस कांस्टेंट, यानी कि अगर हम मान लीजिए हमें 4 ऐड कराना है, हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि +4 हम तब करते हैं जब हमारा 32 बिट सिस्टम हो और +8 तब जब 64 बिट सिस्टम हो। तो अगर मान लीजिए +4 कराना है हमें, तो +4 तभी हो पाएगा जब मल्टीप्लेक्सर जो होगा उसे सिलेक्ट करेगा +4 कांस्टेंट को और ऐड कराएगा पीसी में। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी बस आर्किटेक्चर्स की। अभी तक हमने सिंगल बस आर्किटेक्चर या 2 बस आर्किटेक्चर पढ़ लिया, अब हम मल्टी बस आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे। इसमें एक से ज़्यादा बसेस होंगी उन आर्किटेक्चर्स की। So modern processors have multiple buses that connect the register and other function unit। जो मॉडर्न प्रोसेसर जो कि आज के हम लैपटॉप्स कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, उन सिस्टम में ऐसे प्रोसेसर्स आ रहे हैं कि उसमें मल्टीपल बसेस कनेक्टेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है। यूज़र फ्रेंडली से आपका मतलब, हमारा मतलब ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उन प्रोसेसर की हेल्प से ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। It allows multiple data transfer micro operations to be executed in the same clock cycle। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर हम एक ही टाइम पे चाहे कोई एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम एक ही टाइम पे कर सकते हैं मल्टी बस आर्किटेक्चर की मदद से। यहाँ पे लिखा है इट अलाउज मल्टीपल डेटा ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम क्लॉक साइकिल। रिजल्ट्स इन ओवरऑल फास्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है काफ़ी फास्टर तरीके से, तो आप इतने समझदार हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि अगर हमारा एक से ज़्यादा ऑपरेशन जो है हमारी एक ही क्लॉक साइकिल में परफॉर्म हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिज़ल्ट जो होगा काफ़ी ज़्यादा लेस टाइम में, मतलब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, जिससे कि हमारा इंस्ट्रक्शन जो है एट अ फास्टर रेट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। Also are advantages to have multiple shorter buses rather than a single long bus। मल्टीपल शॉर्टर बसेस को हम यूज़ करते हैं मल्टी बस आर्किटेक्चर्स में रादर देन अ सिंगल लॉन्ग बस। इट अंडरगो स्मॉल डिले, और काफ़ी ज़्यादा कम डिले होता है। मान लीजिए हमें कोई डेटा लेना है या रिट्रीव कराना है या राइट कराना है, तो जो डिले जो होता है हमारा टाइम, जो रिक्वायरमेंट जो होती है पर्टिकुलर डेटा को लेने या रिट्रीव राइट कराने में, तो काफ़ी ज़्यादा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बस आर्किटेक्चर। ओवरव्यू ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरी यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी ब्रीफ में है। मेमोरी यूनिट जो है हम एक पूरा एक यूनिट है अलग से, इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी आपको एक मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पॉइंट्स ऐसे, जिससे कि आपको आगे जाके पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। सो मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट डिटरमाइंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये हम सब जानते हैं कि मेमोरी एक इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा कहा जाए कि कंस्टिट्यूएंट ऐसा है सिस्टम का, जिससे कि हमारा कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर मेमोरी इतनी स्लो है तो अगर हम कोई भी डेटा रिट्रीव या राइट कराना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी वो, जो कि प्रेजेंट जनरेशन में लोगों को इतना पसंद नहीं आता है। सो द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ मेमोरी इज़ array of storage locations with each storage location having a unique address। हम सब जानते हैं कि मेमोरी में जो होता है इट इज़ लाइक अ एरे ऑफ स्टोरेज लोकेशन। इसका मतलब ये है कि ऐसे फंक्शनल ब्लॉक्स है, ऐसे उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, स्टोरेज ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो कि
कंटिन्यूस है और हर एक ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस है, मतलब एक के बाद एक सारे ब्लॉक्स है और हर एक ब्लॉक एक यूनिक एड्रेस कंटेन करता है। ईच स्टोरेज लोकेशन कैन होल्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल ऑफ बिट्स विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। हर एक स्टोरेज लोकेशन, हर एक स्टोरेज ब्लॉक जो उस पर्टिकुलर एरे में या मेमोरी में मैं कहूँ है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। A memory system with m locations and n bits per location is referred to as m cross n memory। अगर हम बात करें किसी मेमोरी सिस्टम की जिसमें मान लीजिए m लोकेशंस है और हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में हमारी n बिट्स वो स्टोर करेगा, तो उस मेमोरी को हम जनरल वे में कहें तो हम कहेंगे कि वो एक m क्रॉस n मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले हम बता दूँ मैं कि m और n यहाँ पे है क्या। बोथ m एंड n आर टिपिकली सम पावर्स ऑफ 2। इसका मतलब ये कि m भी और n भी दोनों हमारे 2 की पावर्स में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स है। एग्जांपल देखिए आप 1024 क्रॉस 8, 65536 क्रॉस 32। मतलब ये कि अगर 1024 लोकेशन है हमारी, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा 8 बिट्स ऑफ डेटा या 8 बिट्स ऑफ एड्रेस जो भी कहें वो हमारा स्टोर हो सकता है। ये देखिए हमारा एक अगर मेमोरी सब सिस्टम है, या कोई भी एक मेमोरी ब्लॉक हमने बना लिया है मान लीजिए, तो अगर हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में 1024 लोकेशंस है, अगर ये भी 2 की पावर्स में ही है, ये भी 2 की पावर्स में ही है, ठीक है। तो अगर 1024 लोकेशंस है इसमें, तो हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारे 8 बिट्स ऑफ डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इंडेक्सिंग कर रखी है हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक की, कि 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारे 0 से स्टार्ट होगा, 7 पे एंड करेगा, टोटल हमारी 8 बिट्स ऑफ एड्रेस को कंटेन कर सकता है ये पर्टिकुलर मेमोरी सब सिस्टम। और हाईएस्ट जो है हमारी वो हमारी 1111111। ओके, अब हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी आगे कुछ टर्म्स को पढ़ने में आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो बिट, अब अभी इतनी जगह हमने बात करी बिट के बारे में कि इतनी बिट डेटा होता है, इतनी बिट ऑफ स्टोरेज होती है, इतनी बिट ऑफ मेमोरी ब्लॉक होता है। लेकिन बिट अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि अ सिंगल बाइनरी डिजिट, कोई भी बाइनरी डिजिट जैसे कि 0 और 1, उसे हम बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट जो होती है हमारी 2 ही होती हैं, 0 और 1, और यही 0 और 1 की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये सारी हमारे इंस्ट्रक्शन एनकोड होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे कैसे होते हैं, वो सब हमारी इन्हीं डिजिट्स के फॉर्म में होते हैं। निबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, मतलब अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स जो होगा वो हमारा निबल कहलाएगा। बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। एंड वर्ड डज नॉट हैव अ यूनिक डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि वर्ड की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ऐसी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये वेरी बहुत करती है एक पर्टिकुलर सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम तक, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, टिपिकली 32 और 64 बिट्स। अब हाउ इज़ मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड। अब मेमोरी हमारी ऑर्गेनाइज होती कैसे? मेमोरी इज़ ऑफन बाइट ऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो मेमोरी जो होती है हमारी बाइट ऑर्गेनाइज होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मेमोरी है उस मेमोरी में जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक जो भी डेटा कंटेन करेगा वो हमारे बाइट्स के फॉर्म में होगा। वो डेटा मतलब डेटा की यूनिट जो होगी हमारी बाइट होगी। सो एवरी बाइट ऑफ द मेमोरी हैज़ अ यूनिक एड्रेस। मल्टीपल बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन। हम एक इंस्ट्रक्शन की मदद से मल्टीपल बाइट्स ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका हाफ वर्ड। हाफ वर्ड जो होता है 2 बाइट्स का होता है। एक सिंगल वर्ड जो होता है, हमने यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सिंगल वर्ड जो होता है 4 बाइट्स का होता है, और लॉन्ग वर्ड ये हमारा 8 बाइट्स का होता है। फॉर हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट मेमोरी इज़ ऑफन ऑर्गेनाइज्ड सच दैट द मल्टीपल बाइट्स कैन बी रेड और रिटेन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि अगर हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कराना है और एट अ वेरी हाई स्पीड, तो उस केस में हमारी मेमोरी ऐसा ऑर्गेनाइज होती है कि हमारा मल्टीपल बाइट्स ऑफ डेटा को काफ़ी लेस टाइम में रीड भी कर सके और राइट भी कर सके एक साथ। नेसेसरी टू ब्रिज द प्रोसेसर मेमोरी स्पीड गैप।
अब ऊपर वाले पॉइंट से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर हम चाहें कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो एक्चुअल में परफॉर्म हो तो तभी हो पाएगी जब हमारे प्रोसेसर और मेमोरी का स्पीड गैप जो होगा वो हमारा काफ़ी कम होगा। इट शैल बी डिस्कस लेटर इन डिटेल, ये हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ प्रोसेसर मेमोरी परफॉर्मेंस गैप। So with technological advancements both processor and memory are becoming faster। हम सब जानते हैं कि हम सब टेक्निकल प्रोन स्टूडेंट्स हैं, हम सब टेक्निकल से कनेक्टेड टेक्निकलिटीज़ से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम सब काफ़ी अच्छे समझते हैं कि प्रोसेसर और मेमोरी को का जो स्पीड गैप जो होगा वो एक काफ़ी ज़्यादा स्टेडीली इंक्रीज़ कर रहा है। दोनों की स्पीड, इसका मतलब यह है कि प्रोसेसर और मेमोरी दोनों की स्पीड तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जिस रेट पे हमारी प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और जिस रेट मेमोरी की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है उन दोनों रेट में काफ़ी डिफरेंस है। स्पेशल टेक्निक्स आर दस नीडेड टू ब्रिज दिस गैप। कुछ स्पेशल टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें इनके गैप को कम करने के लिए। वो टेक्निक्स में हमारी यूज़फुल होते हैं कैश मेमोरी और मेमोरी इंटरलीविंग। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी इंटरलीविंग क्या होता है और कैश मेमोरी जब हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ देयर आर n बिट्स इन द एड्रेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस कैन बी 2 to the power of n। सो अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर एड्रेस में मान लीजिए हमारी n बिट्स है, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस कैन बी 2 to the power n। ये मैक्सिमम नंबर है, ये एक्चुअल नहीं है। हम कह रहे हैं मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब पहले वाली स्लाइड से कंपेयर मत करिएगा कि आप कहेंगे कि 1024 अगर हमारे पास लोकेशंस है तो हमने 8 बिट्स ऑफ एड्रेस स्टोर कराए थे पहले उस पिछली स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम है ना कि एक्चुअल है, तो उससे आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर n equal to 16 we have 64,000 locations and for n equal to 20 we have 1 million locations। Processor memory performance gap। So modern day memory chips can store several gigabits of data। Dynamic RAM DRAM इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ। नाउ इफ़ द n equal to 3, अगर हम कह रहे हैं कि n हमारा 3 है तो 2 to the power 3 मतलब 8 लोकेशंस कैन बी एक्सेस्ड इन द मेमोरी सब सिस्टम। हमारा n equal to 3 1 2 3 तो हमारी 8 लोकेशंस को हम एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी सब सिस्टम में। और अगर हमारी 8 लोकेशन एक्सेस हो रही हैं तो इस सब सिस्टम को हम कैसे बुला सकते हैं, कैसे इसको हम कॉल कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे दैट दिस पर्टिकुलर सब सिस्टम इज़ अ 3x8 सिस्टम। इसमें हमारा 3 जो शो करेगा ये हमारा नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस शो करेगा और 8 जो शो करेगा ये हमारा नंबर ऑफ लोकेशंस दैट कैन बी एक्सेस्ड इन द मेमोरी सब सिस्टम्स ये शो करेगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ कहे कि कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ 64 मेगाबाइट्स और 64 MB ऑफ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड इन द मेमोरी एड्रेस। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर एक कंप्यूटर में 64 MB ऑफ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो हमें एक मेमोरी एड्रेस को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, मतलब हमारा मेमोरी एड्रेस कितनी बिट्स का होना चाहिए। तो अगर हम पहले कन्वर्ट करें 64 MB को मेगाबाइट्स को बाइट्स में, तो पहले कन्वर्ट करते एड्रेस स्पेस इक्वल टू 64 इंटू 2 to the power 20 बाइट्स। ये हमने इसलिए करा क्योंकि 1 MB जो होता है 2 to the power 20 बाइट्स के इक्वल होता है। 64 हमारा 2 की पावर 6 बाइट्स के इक्वल होता है, इंटू 2 to the power 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 to the power 26 बाइट्स। सो एज हेयर n equal to 26, so we did 26 bits of address and this is the particular answer। हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमारा जितनी हमारी मेमोरी लोकेशन मैक्सिमम होती है उसमें अगर जो n जो होता है वो n हमारा नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस को स्टोर करता है, शो करता है। यहाँ पे हमारा n जो है वो 26 है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो एड्रेस की नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी वो 26 होंगी। So that's why we need 26 bits of address। This is our particular answer। The next question है
A computer has 1 GB of memory. Each word in this computer is 32 bits. How many bits are needed to address any single word in memory? इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट या 1 GB की मेमोरी है, तो और एक पर्टिकुलर वर्ड जो कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है वो 32 बिट्स ले रहा है स्टोर करने में मेमोरी में, तो हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड इन मेमोरी? तो हमें कितने बिट ऑफ एड्रेस रिक्वायर होगा एक सिंगल वर्ड को एड्रेस यानी स्टोर करने के लिए? सो एड्रेस स्पेस इक्वल टू, अगर स्टोरेज की बात करें कितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, सो पहले 1 GB जो होता है हमारा 2⁻30 बाइट्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ़ वर्ड्स अगर बात करें हम, तो 2⁻30 को हम डिवाइड करेंगे 2⁻2। अभी 2⁻2 आया कहाँ से? तो एज 32 बिट्स आर इक्वल टू 32/8। हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमें बिट को कन्वर्ट करना है मान लीजिए बाइट में, क्योंकि हम गीगा यहाँ पे बाइट की बात कर रहे हैं कि बिट्स की, बाइट्स की बात कर रहे हो, तो अगर हम 32 बिट्स को कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो हम डिवाइड करेंगे इसे 8 से, क्योंकि बिकॉज अ बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, इसलिए हमने इसे 8 से डिवाइड कर लिया, तो हमारे 4 बिट्स बना। अब 4 बिट्स को हम 4 बाइट्स बना, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में, ये 4 बाइट्स बना। अब 4 बाइट्स को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में शो करेंगे 2⁻2। तो अगर हम इसे डिवाइड कर अब 2⁻30 को डिवाइड करते हैं हम 2⁻2 से, तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी विल बी इक्वल टू 2⁻28 वर्ड्स। सो एज हेयर n इक्वल टू 28, सो वी नीड 28 बिट्स टू एड्रेस एनी सिंगल वर्ड। यहाँ पे n की वैल्यू 28 है, तो यहाँ पे हमें 28 बिट्स ऑफ एड्रेस चाहिए एक सिंगल वर्ड को स्टोर करने में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 3 के एंड में। तो आज हमने बस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन देखे, एक ओवरव्यू ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। सो आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। सो फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो ज़रूर हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख के। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप जितना हो सके उतना शेयर करें इनको, क्योंकि अगर आपको इन वीडियोस का आपको कोई भला हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो और भी आपके जानने वाले रिलेटिव्स हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।